हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। गाइस, अनअकैडमी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज आई है यूपीएससी के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। उस लिंक का यूज करते हुए आप टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 3149 रुपीज है। तो अभी के अभी इनरोल जो है वो हो जाइए। आपको कोड जो यूज करना है वो झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो उस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। इसके अलावा गाइस, 27 फरवरी ये डेट याद रखो। इस डेट पर आपका एक टेस्ट होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इनरोल करना है इस टेस्ट के लिए, और जब आप इनरोल करेंगे तो भी आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में झा सर कोड का उपयोग करना है। और आपका फ्रेंड या आप कुछ भी चीज अगर अनअकैडमी में परचेज कर रहे हैं तो इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और ये 27 फरवरी को जो आपके लिए टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और काफी सारे अवार्ड भी जो है वो इस बार आपको मिलने वाले हैं। राइट, इसमें आपको जैसे कि ये लोग आईपैड वगैरह, मैकबुक वगैरह, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अमेजोन के जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको इसमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब देखो, रिवॉर्ड वगैरह मैंने आपको हमेशा समझाया कि रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपका सिलेक्शन है। राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा आपका रिवॉर्ड। तो इसलिए रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। रिवॉर्ड तो एक आप ये मान के चलो कि चलो आप अच्छा करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगा रिटर्न में, कुछ जो है वो एक अचीवमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी तरह बस लो। सिर्फ इसके लिए, रिवॉर्ड के लिए मत पढ़ो। पढ़ो, तैयारी करो आपके मेन रिवॉर्ड के लिए, जो कि है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इनरोल हो जाओ यार जल्दी से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। 27 फरवरी डेट याद रखना, टाइम है सुबह के 11 बजे। इस दिन आपका जो है वो कॉम्बैट होगा, अल्ट्रा कॉम्बैट इस दिन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अनअकैडमी से रिलेटेड। और कोड याद रखना यार, झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। सो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी बैन किया है 100 साल पुराना एक प्ले था, एक इवेंट हुआ करता था 100 साल पुराना, उसको इन्होंने बैन किया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चिंतामणि पद्य नटाकम, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पैसिफिक आइलैंड फोरम और हरियाणा क्यों एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आ रही, तो आपको बताइए कि काफी सारी जो स्टेट्स है उनके पास ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन लॉ आ चुका है। तो हरियाणा के भी एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वन ओशियन समिट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनवायरमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मॉडिफाइड एलिफेंट अभी न्यूज में था, क्या है ये, तो एक हैकिंग ग्रुप है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जियो प्लेटफॉर्म जो है वो अब सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी एक डील के बारे में। और हेलियो स्वाम और मूस, ये क्या है, ये प्रोग्राम, ये मिशन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4 की लॉन्चिंग हो गई है। इसरो की पहली सैटेलाइट 2022 की ये हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है आज की गाइस, जो हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। सो गाइस, बात करेंगे आंध्र प्रदेश सरकार के बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने 100 साल पुराना एक प्ले जो हम लोग को देखने को मिलता है, एक नाटक है जिसका नाम है चिंतामणि पद्या नाटकम। चिंतामणि पद्या नाटकम, क्वेश्चन आएगा। चिंतामणि पद्या नाटकम जो है, ये नाटक, ये प्ले जो है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान में रखना है। तो आंध्र प्रदेश ने इस 100 साल पुराने नाटक के ऊपर बैन लगा दिया है, प्ले के ऊपर बैन लगा दिया है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डायरेक्टली इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि चिंतामणि पद्या नाटकम जो है वो है क्या। तो ये प्ले जो गाइस लिखा है, जो लिखा गया था 1920 के दौरान, किसके द्वारा ये प्ले लिखा लिखा गया था, तो एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, कुल कुल्लाकुरी नारायण राव। कुल्लाकुरी नारायण राव, इन्होंने चिंतामणि पद्या नाटकम, ये प्ले जो है, ये नाटक जो है वो लिखा था 1920 के दौरान। ये नाटक चिंतामणि नाम के एक गणिका यानी कि कोटिशियन के बारे में है, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त है और भजन गाकर मोक्ष प्राप्त करती है। तो ये पहला पॉइंट। आर्य वैश्य समुदाय का एक व्यवसायी सुब्बी शेट्टी उससे प्रणय निवेदन करता है और चिंतामणि के प्रति आकर्षण की वजह से अपना धन और परिवार सभी गवा देता है। तो सुब्बी शेट्टी जो है वो चिंतामणि से आकर्षित होकर, पूरा अपना अट्रैक्ट होकर, पूरा अपना वेल्थ, अपनी फैमिली, सब कुछ खो देता है। ये नाटक पूरे राज्य में, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहारों और मेलों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी कोई
रूरल एरियाज में कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी मेला लगता है, फेयर लगता है, तो उस दौरान ये नाटक जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये नाटक को बैन क्यों किया गया? इस नाटक के बैन से रिलेटेड जो इश्यू है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओरिजिनली इस नाटक में, यानी कि ओरिजिनल प्ले जो था, मूल नाटक जो था, उसमें एक सामाजिक संदेश हमें देखने को मिलता था। लेकिन जैसे-जैसे वर्ष बीतते गए, इस नाटक में चेंजेस हुए और इसे विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए प्रदर्शित किया जाने लगा। मतलब कि इसमें जो सोशल मैसेज जो था, सामाजिक संदेश जो था, वो खत्म हो गया और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये प्ले जो है वो कंडक्ट किया जाने लगा। नाटक के संशोधित संस्करण में, तो इस नाटक के अंदर जो चेंजेस किए गए थे, तो उस चेंज वाले एडिशन में लगभग पूरे नाटक में केंद्रीय पात्र सुब्बी शेट्टी का अपने अवगुणों की खातिर अपनी सारी संपत्ति गवा देने के लिए मजाक उड़ाया जाता है। मतलब कि जो ये नाटक में जो चेंजेस कर दिए गए, जैसे-जैसे वर्ष बीतते गए, वैसे-वैसे जो ये चेंजेस आए एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, तो सुब्बी शेट्टी नाम का जो व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ धन परिवार सब लुटा दिया था, तो इसका नाटक के अंदर बहुत मजाक जो है वो उड़ाना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा नए नाटक की सामग्री और संवाद आपत्तिजनक हो चले हैं। मतलब काफी आपत्तिजनक इसके डायलॉग्स और इसके कंटेंट जो है वो काफी ऑफेंसिव हो गए हैं और केंद्रीय चरित्र को हमेशा एक छोटे और काले रंग के व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो हमेशा ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि वो शॉर्ट है, डार्क कलर का व्यक्ति है। और संशोधित नाटक में शेट्टी के चरित्र को जिस तरह से चित्रित किया जाता है, उससे पूरा समुदाय कलंकित महसूस करता है। तो एक कम्युनिटी जो है पूरी की पूरी वो शेट्टी के कैरेक्टर को देखकर जो है वो कलंकित महसूस कर रही है। तो इस चीज को देखते हुए इसके ऊपर बैन लगाया गया है। तो अब मेन कारण जो है कि बैन क्यों लगाया गया है, तो आंध्र प्रदेश के आर्य वैश्य समुदाय द्वारा इस नाटक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई वर्षों से राज्य सरकारों से याचिका की जा रही है। इनका कहना है कि यह नाटक उनके समुदाय को एक नकारात्मक रोशनी में चित्रित करता है। तो आर्य वैश्य समुदाय, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, आर्य वैश्य कम्युनिटी, तो इन्होंने ही जोर दिया है कि इस नाटक को जो है वो बैन किया जाए। तो क्या प्रतिबंध से बचा जा सकता है? तो राज्य सरकार द्वारा शेट्टी के चरित्र पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय उसे नाटक से बाहर निकालने की संभावना तलाशी गई। लेकिन विद्वानों के अनुसार शेट्टी चिंतामणि पद्या नाटकम का एक केंद्रीय चरित्र है और उसे नाटक से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये स्टोरी थी पूरी ओवरऑल, जिसके बारे में एक बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे तो आर्य वैश्य कम्युनिटी के बारे में ध्यान में रखना, और बाकी मेनली जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि चिंतामणि पद्या नाटकम ये कहाँ का नाटक है? तो आंध्र प्रदेश आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, इसके ऊपर अब बैन लगा दिया गया है। बात हो रही है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के बारे में, प्रशांत द्वीप समूह फोरम के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पैसिफिक आइलैंड फोरम को पहले साउथ पैसिफिक फोरम के नाम से जाना जाता था। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1971 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पैसिफिक आइलैंड फोरम्स, मतलब कि साफ-साफ आपको ये नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। जो पैसिफिक आइलैंड है, जो पैसिफिक क्षेत्र की जो आइलैंड कंट्रीज जो हैं, वो कंट्रीज अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने-अपने मुद्दों को, अपने-अपने इश्यूज को जो है वो डिस्कस करें, उसके लिए ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया था, राइट? और इसके अंदर टोटल 18 कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पॉलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यूई, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, समोआ और सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वनुआतू। तो आपका आज के लिए एक टास्क है, लिख लीजिए। ये जितने भी 18 कंट्रीज हम लोग को ये देखने को मिल रही है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इसकी पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की, तो ये जितनी भी 18 कंट्रीज है गाइस, तो आपको क्या करना है, आज इन कंट्रीज को जो है वो मैप में अच्छे से देखना है। मतलब 5 एक मिनट मैप पर जो है वो अपना थोड़ा समय बिताइएगा और अच्छे से इन कंट्रीज को जो है वो देखिएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप की प्रैक्टिस करना, राइट? तो ये चीज है। तो ये 18 कंट्री इसकी मेंबर हम लोग को देखने को मिल रही हैं। आगे की चर्चा करें तो 2000 में, सन 2000 में फोरम के लीडर ने अडॉप्ट किया था बिके तावा डिक्लेरेशन को। किसको? बिके तावा डिक्लेरेशन को। तो क्वेश्चन आएगा बिके तावा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है?
तो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इस फोरम को क्यों अडॉप्ट किया गया? तो यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी इन आइलैंड क्षेत्र में, तो उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए उसके रिस्पॉन्स में बिके ताबा घोषणा या बिके ताबा डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया सन 2000 में। ये क्या है बिके ताबा घोषणा के अंदर? ये कुछ प्रिंसिपल्स और एक्शंस हम लोग को मेंबर्स के लिए देखने को मिलते हैं, जिससे कि मेंबर्स ओपन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और क्लीन गवर्नमेंट को प्रमोट करें, और साथ ही साथ सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट को प्रमोट किया जाए, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, कलर, क्रीड और पॉलिटिकल बिलीफ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो बिके ताबा डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है, याद रखना, पैसिफिक आइलैंड फोरम से। और पैसिफिक आइलैंड फोरम के अंदर 18 कंट्रीज हैं, और 1971 में से स्टैब्लिश किया गया था। ये 18 कंट्रीज की थोड़ी सी लोकेशन आपको देखनी है, सिर्फ इतनी सी चीज इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? अब गाइस, एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, धर्मांतरण रोधी कानून के बारे में आपको ऑलरेडी काफी अच्छे से जानकारी है ही। पहले भी हम कर्नाटक के इशू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के इशू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लव जिहाद के इशू के बारे में भी हमने कवर किया हुआ है। तो आपको ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन से रिलेटेड जानकारी है। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हरियाणा से रिलेटेड एक बिल सामने आया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा सरकार जो है गाइस, ये कानून लेकर आ रही है जिसके थ्रू अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि विधि विरुद्ध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। कि जो फोर्सफुल कन्वर्जन होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली उसके रिलीजन को जो है वो कन्वर्ट करता है, तो ऐसी फोर्सफुल कन्वर्जन एक्टिविटी को, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कि पैसा देकर, लुभा कर, यानी कि लोभ में उसको अट्रैक्ट करके उसका रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करता है, तो इन सब एक्टिविटीज को रोकने के पर्पस के लिए हरियाणा सरकार एक कानून लेकर आई है। अभी तक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ने इस प्रकार के कानून लेकर ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो हरियाणा का जो कानून है उसका क्या नाम है? हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, तो ये इसका नाम है। इसका मेन एम क्या है? इस विधेयक में गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह के द्वारा अथवा विवाह के लिए किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करने तथा इस पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये क्या है इसका मेन एम? एट प्रोहिबिटिंग रिलीजियस कन्वर्जन, फर्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिटिंग रिलीजियस कन्वर्जन which are effected through misinterpretation, force, undue influence, coercion, allurement, or by any fraudulent means, or by marriage or for marriage by making it an offense। तो कुल मिलाकर ये चीज सिंपल तरीके से ध्यान में रखो कि फोर्सफुली किसी व्यक्ति का उसकी बिना इच्छा के उसके रिलीजन को अगर कन्वर्ट करवाया जा रहा है, तो ऐसे कन्वर्जन को जो है वो ऑफेंस माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, और जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हार्श पनिशमेंट, ग्रेटर पनिशमेंट जो है वो माइनर वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में दी जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति माइनर वुमेन, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को फोर्सफुली कन्वर्ट करता है, तो ऐसे कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो कन्वर्जन करवा रहा है, राइट। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज, आरोपी के ऊपर ही है। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि आरोपी को ही सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने आरोप नहीं किया, उसने फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो नहीं करवाया, राइट। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अगर अपने एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं, तो उन्हें एक अथॉरिटी के सामने जो है वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, घोषणा जो है वो करनी पड़ेगी, और ऐसी जो अथॉरिटी होंगी वो जांच भी करेंगी पूरे मामले की, कि जो भी कन्वर्जन जो हुआ है वो कहीं किसी धमकी के कारण, किसी डर के कारण, या किसी लोभ के कारण, या फोर्सफुल तो नहीं हुआ है, राइट। अब इस प्रकार का बिल जो लाया गया है उसके पीछे का पूरा जो तर्क है, रैशनल जो है वो क्या है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आप लोग जानते ही हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसको, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इन आर्टिकल्स के अंदर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड हम लोग को नजर आते हैं, इसमें सभी व्यक्ति जो है उनको गारंटी दी गई है, फंडामेंटल गारंटी दी गई है रिलीजियस फ्रीडम की, सभी इंडियन सिटीजन को। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल को, जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड है किस चीज के? टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, मान सकते हैं, फैला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं उसका, राइट। तो इन ये सब अधिकार जो है वो एक व्यक्ति को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्राप्त है और गारंटीड है फंडामेंटल राइट के माध्यम से।
और हालांकि धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार का अर्थ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक इंडिविजुअल राइट जो है, मतलब एक व्यक्ति का जो अ, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, एक इंडिविजुअल का जो अधिकार है, आप उसको किसके अंडर जो है वो नहीं ला सकते, तो आप उसको सामूहिक अधिकार के अंदर, कलेक्टिव राइट के अंदर नहीं ला सकते। मतलब कि इंडिविजुअल राइट इज टोटली डिफरेंट एंड कलेक्टिव राइट इज टोटली डिफरेंट। इसको मैं और तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो गाइस जैसा आपको पता होगा कि जैसे कई बार आपने, जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूं, जैसे कि मैं जो हूं, मेरे घर की अगर मैं बात करूं आपसे, एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मेरा छोटा भाई है, तो वो ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, राइट? उसका मानना है कि मतलब ठीक है, भगवान है, देयर इज अ पावर, उसका ये मानना है, बट वो इस प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि पूजा पाठ में उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता जितना कि मैं होता हूँ, या जितना कि मेरे पापा मेरी मम्मी होते हैं। मम्मी तो सबसे ज्यादा होती है ना? तो ये क्या है, हमारी घर के अंदर कलेक्टिव राइट की अगर हम बात करें कि भाई कलेक्टिव सभी का है, कि भाई सभी को जो है वो पूजा करवानी, सभी को जो है वो घर पर बैठना है, बट उसका इंडिविजुअल राइट जो है वो अलग है, उसका इंडिविजुअल व्यक्तिगत अ, अधिकार जो है वो अलग है ना? तो वो उसकी खुद की पर्सनल बिलीफ है। तो ये वाली चीज़ है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, राइट? किसी चीज़ करने के लिए। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो दिस पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? कि हमारी कंट्री के अंदर किसी को भी आप, चाहे वो रिलीजन में कन्वर्ट करवाने वाली बात हो या रिलीजियस बिलीफ वाली बात हो, जैसे होता है ना कि आपकी खुद की कुछ लोग नास्तिक होते हैं, आपने देखा होगा काफी सारी फैमिली के अंदर कुछ लोग बहुत पूजा पाठ वाले होते हैं और एक व्यक्ति बिल्कुल भी टोटली नास्तिक होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता पूजा पाठ से। जैसे मैं अपनी अगर पर्सनली भी अपनी जो है वो कुछ बात करूं, तो जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा जनेऊ भी जो है वो हो चुका है, बट आई आई डोंट कैरी दैट थ्रेड, रिलीजियस सेक्रेड थ्रेड जो होता है ना, तो वो मैं कैरी नहीं करता, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी, क्योंकि उसके नियम, उसके रूल्स जो है वो फॉलो करना। तो इट इज माय पर्सनल बिलीफ कि नहीं यार मुझे नहीं करना, है ना? तो ये वाली चीज है कि हर एक इंडिविजुअल को जो अधिकार प्राप्त है वो अपने अकॉर्डिंग चीज जो है वो कर सकता है, राइट? बात समझ में आई यहां तक? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण की मांग की है, उसका समान रूप हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। तो ये चीज आपको इंडिविजुअल राइट और कलेक्टिव राइट के बीच में प्रॉपर डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? अब एंटी कन्वर्जन लॉ के पीछे, यानी कि ये जो इस प्रकार के जो धर्मांतरण विरोधी कानून जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क हम लोग को नजर आते हैं? एक तो फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकना, राइट? सेकेंडली, किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को उकसाया जा रहा है कन्वर्ट होने के लिए, उस चीज को रोकना। और रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, धर्म परिवर्तन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये इसके पीछे के तर्क हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब क्रिटिक्स जो है वो क्या कहते हैं, तो क्रिटिसिज्म जो आलोचक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने काफी सारी चीज जो है वो सामने उठाई है। जैसे कंसेप्ट ऑफ लव जिहाद की उन्होंने बात करी है कि कंसेप्ट ऑफ लव जिहाद को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बैकिंग जो है वो नहीं मिली है। इन्होंने आर्टिकल 21 को पॉइंट कि एक व्यक्ति अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी से भी मैरी कर सकते हैं, किसी से भी शादी कर सकता है, राइट? और आर्टिकल 25 के तहत एक व्यक्ति को पूरी तरह से जो है वो आजादी है। इवन आजादी ये भी है कि अगर उसको कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना तो वो नहीं करेंगे, तो इस चीज की भी जो है वो उनको आजादी है प्रॉपर तरीके से। जब उनको किसी रिलीजन को फॉलो करने की आजादी है, तो आप उनकी आजादी पर इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, क्यों जांच कर रहे हो, राइट? तो दिस इज द इशू। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज और कन्वर्जन के ऊपर जो है वो क्या कहा, तो काफी सारे केसेस, काफी सारे जजमेंट हम लोग को ऐसे सामने नजर आए, जिसमें बताया गया कि कोर्ट के पास कोई भी क्षेत्र अधिकार नहीं है एक अडल्ट की राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर का, कोई भी मतलब कि अधिकार नहीं है। मतलब कि एक व्यक्ति अपनी पसंद के पार्टनर के साथ, किनके साथ उन्हें शादी करनी है, किनके साथ नहीं शादी करनी है, किनको चूज करना है, किनको नहीं करना है, तो कोर्ट का क्षेत्र अधिकार इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। कोर्ट बोलता है कि एक अडल्ट के पास अपने 100% राइट्स है, 100% अधिकार है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने के, राइट? और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस और सरला मुग्दल केस दोनों में ही इस चीज को कंफर्म किया है कि रिलीजियस कन्वर्जन जो है, अ, अगर कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और जिस धर्म में वो कन्वर्ट हो रहे हैं उस धर्म में उनकी मान्यता नहीं है, उनकी बिलीव नहीं है, तो ऐसा कन्वर्जन जो है वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। अगर आप सिर्फ लीगल बेनिफिट उठाने के लिए कन्वर्ट कर रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि इस प्रकार से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार ही नहीं है। तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक जो है वो इस चीज के बारे में मेंशन किया।
सलामत अंसारी, प्रियंका खारवार केस जो हम लोग को देखने को मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2020 में, तो उसमें ये चीज मेंशन की गई थी कि राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इस केस में क्लियर हो गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर ये अधिकार भी जो है वो ऐड कर दिया गया है कि एक व्यक्ति को अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना है या चूज करना है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से आजाद है चूज करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर को, या फिर अ, जिस भी व्यक्ति के साथ वो रहना चाहते हैं उनको चूज करने का पूरा उनको अधिकार है, राइट। और आज की डेट में यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता है। जैसे हम बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की, तो इसके आर्टिकल 18 के अंदर मेंशन है कि हर एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार होना चाहिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, इंक्लूडिंग अपने फेथ को चेंज करने का भी अधिकार होना चाहिए। मतलब कि उनकी अगर जो आस्था है, अगर किसी पर्टिकुलर धर्म में शायद नहीं है, अब दूसरे धर्म में जो है वो डेवलप हो रही है, तो वो अपनी आस्था को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, राइट। सिंस इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जैसे कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर को जो है वो एक मॉडल लॉ तैयार करना चाहिए। जैसे मॉडल लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने तैयार किया था, ऐसे एक मॉडल लॉ जो है वो इनको तैयार करना चाहिए। और स्टेट जब भी एंटी कन्वर्जन लॉ को लागू करे तो उन्हें फालतू के प्रोविजन जो है वो नहीं रखने चाहिए, एम्बिगियस या वेग प्रोविजन जो है वो नहीं रखने चाहिए कि एक व्यक्ति अगर अपनी खुद की इच्छा से कन्वर्ट हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो सके, तो फालतू की प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए स्टेट्स को। और एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन जो है वो लाए जाएं, कुछ ऐसी वैलिड स्टेप्स जो है वो लाए जाएं जिसके तहत माइनॉरिटी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो कन्वर्जन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकें इजीली। एंड लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि फोर्सफुल कन्वर्जन से लोग दूर रहें, किसी प्रकार से लोगों को लुभाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, तो रिलीजियस रिलीजियस कन्वर्जन के पर्पस के लिए, तो इन सब चीजों को लोग समझें और ऐसी एक्टिविटी से दूर रहें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और मेरा तो गाइस पर्सनल ओपिनियन इस मैटर पर ये कहता है कि पता है क्या होता है कि अगर आप किसी के ऊपर, मतलब किसी को बार बार इस चीज के बारे में रोकने की कोशिश करोगे ना, तो लोगों को जागरूकता जो है वो पैदा होगी कि यार ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। एंड आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड कि लोग मतलब इस प्रकार की एक्टिविटी में यानी कि किसी को जानबूझकर फोर्स क्यों करते हैं कि यार तुम ये धर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस दिस थिंग। मेरा तो पर्सनली, और मैंने आपसे हमेशा कहा, जब भी रिलीजन की बात आती है तो आपको एक स्टेप पीछे रहकर ही अपने आंसर्स में जो है वो मेंशन करना है चीजें। अपने आंसर में आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई बातें और जो अभी जैसे हमने रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में भी इतना सब कुछ डिस्कस किया, तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, लिली थॉमस मुग्दल वाला जजमेंट, जो हम लोग को सरला मुग्दल वाला जजमेंट, तो ऐसी चीजें आप मेंशन करो, दो चार पॉइंट्स है वो इस प्रकार के याद रखो, राइट। बाकी अलग से आपको कुछ अपने ओपिनियन जो है वो मेंशन नहीं कर रहा। आई नो कि आपके ओपिनियन डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, बट आई डोंट वांट कि आप ऐसे कुछ ओपिनियन जो है वो मेंशन कर लो जो कि ओपिनियन आपकी कॉपी जो चेक कर रहे हैं उससे डिफर हो, एंड इट विल वेरी बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। और मेरा पर्सनल तो यही कहता है कि पता नहीं क्यों लोग इस प्रकार के मतलब चीजों में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कि किसी को रिलीजियसली किसी को कन्वर्ट करो। भाई सबका मालिक एक ही है यार, सबका खून लाल ही है, ऊपर वाला तो एक ही है ना। बट फिर भी इस चीज पर लोग फोकस नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटी पर लोग फोकस नहीं करते हैं, ये फालतू की चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। चलो एनीवेज, कॉमन मैन, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप लोग को पता है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइस बात करेंगे वन ओशियन समिट के बारे में। तो वन ओशियन समिट अभी रिसेंटली फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के कॉपरेशन के साथ। इंडिया ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। गोल जो है वन ओशियन समिट का वो क्या है? टू रेज द कलेक्टिव लेवल ऑफ एम्बिशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन मरीन इशू। तो इसका लक्ष्य जो है वो ये है, मरीन इशू यानी कि समुद्री मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वाकांक्षा के सामूहिक स्तर को ऊपर उठाना। मतलब कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो आज की डेट में जितने भी मरीन इश्यूज हैं, समुद्र से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उसको कलेक्टिवली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आए, इंटरनेशनली सभी कंट्रीज जो है वो आए और समुद्री मुद्दे को जो है वो कलेक्टिवली रिजॉल्व करने पर टारगेट करें, फोकस करें। और यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 का जो टाइम पीरियड है, यानी कि ये पूरा जो दशक है, ये पूरा जो डिकेड है, इसे डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक के रूप में जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो इस 2021 से 2030 के डिकेड को घोषित किया है। किस पर्पस के लिए? कि आज की डेट में मरीन लाइफ जो डिक्लाइन हो रही है, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, समुद्री जीवन जो घटता जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मेनी अदर एक्टिविटीज, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज, पोल्यूशन है, ह्यूमन ने
ओशियन के अंदर जो है वो कितने पॉल्यूटेंट्स को डंप किया है जानबूझ के, राइट? तो इन इन सब चीजों के कारण मरीन लाइफ में जो डिक्लाइन हो रहा है तो उसको हमें रिस्टोर करना है और अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के बीच में, है ना? कि हमें मरीन लाइफ को जो है वो दोबारा से रिवाइव करना है, ये चीज है। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए वन ओशियन समिट के बारे में। गाइस, इस टॉपिक पर ध्यान देना। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था रियो अर्थ समिट के दौरान 1992 में। ये कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में ये हमें देखने को मिलती है। और जीईसी जो है वो जॉइंटली मैनेज की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 183 कंट्री जो है वो यूनाइट हुई, एकजुट हुई और ये जीईएफ का जो है वो पार्ट बनी। और किसकी पार्टनरशिप के साथ? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी मुद्दे हम लोग को एनवायरमेंटल मुद्दे देखने को मिलते हैं पूरे दुनिया भर में, एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे जो जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए ये काम करती है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव पता लग गया। वैसे तो नाम से ही क्लियर था, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, कि एनवायरमेंट एनवायरमेंट को जो है वो एनवायरमेंट की जितनी भी समस्या है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? या एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिल रहा है, जहां पर 183 कंट्रीज जो है वो एकजुट हुई है और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए काम करती है। ये क्या करता है? ये फंड प्रोवाइड कराता है। फंडिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फंडिंग, तो ये फंडिंग प्रोवाइड कराता है, पैसे, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्री को, कि डेवलपिंग कंट्री अपने जो भी प्रोजेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, ओजोन लेयर से रिलेटेड, तो उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो मतलब जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सके, प्रोजेक्ट्स को यानी कि कंप्लीट किया जा सके। और प्रोजेक्ट का जो टारगेट है कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो रिजॉल्व करना या क्लाइमेट चेंज की समस्या को जो है वो दूर करना, तो इस प्रकार के जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बन सके, तो इसके लिए ये फंडिंग प्रोवाइड कराती है, डेवलपिंग कंट्री को पैसे देती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और ये 6 डेजिग्नेटेड फोकल एरियाज इसके हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने फंड पर स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि आप याद रखो कि ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, पैसे प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग कंट्री को। और 6 इसके फोकस एरियाज हैं या 6 मुख्य क्षेत्र इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इंटरनेशनल वाटर्स, अंतरराष्ट्रीय जल, ओजोन डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जिसको हम लोग पीओपी के नाम से जनरली जानते हैं। तो ये 6 एरियाज पर मेनली ये ऑपरेट करती है, काम करती है। और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर भी कार्य करती है कुछ कन्वेंशन के, यानी कि कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, राइट? जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी, तो इसके लिए जो है ये काम करती है। मतलब इस इसके टारगेट को अचीव करने के लिए फाइनेंस फंडिंग प्रोवाइड कराती है। यूएनएफसीसीसी, वेरी फेमस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इस कन्वेंशन के लिए भी ये फंडिंग अपनी प्रोवाइड कराती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, पीओपीज के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हम लोग को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का देखने को मिलता है। हालांकि इसके अलावा मिनी माता कन्वेंशन के लिए भी जो मर्क्यूरी से रिलेटेड है। बट ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर से रिलेटेड जो हम लोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता भी होगा, शायद कुछ समय पहले हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस किया था, जो ओजोन लेयर से एसोसिएटेड है, याद रखना। तो हालांकि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, बट फिर भी ये जो भी कंट्री मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करती है उनको ये सपोर्ट करती है। तो याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जीईएफ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट फिर भी जो भी कंट्री मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करती है उनको ये सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। क्लियर हो गया? तो जीईएफ, आपको ध्यान में ये रखना है सिंपल सी चीज, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों, जितने भी मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। किस माध्यम से? फाइनेंसिंग के माध्यम से। फाइनेंसिंग इज द कीवर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर? तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गाइस, मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? तो एक हैकिंग ग्रुप है, याद रखना। तो हाल ही में अमेरिकी एजेंसी की खोज के अनुसार मॉडिफाइड एलिफेंट
नाम के एक हैकिंग ग्रुप द्वारा भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, शिक्षावादों और वकीलों के निजी उपकरण में कथित तौर पर फंसाने वाले सबूत प्लांट किए गए हैं। फंसाने वाले सबूत प्लांट किए गए हैं। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। तो ये क्या है? तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखना है कि पहली बात तो आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है कि मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? तो एक हैकिंग ग्रुप है। इसने क्या किया कि काफी सारे जो हमारी कंट्री के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो है वो ट्रांसफर कर दी है जिसके कारण वो बेचारे फंस सके। राइट, उनको जानबूझ के फंसाया जा सके वेरियस केस में, वेरियस मुद्दों में। तो ये इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, और मॉडिफाइड या फिर आप चैलेंजेस जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें आप ये मॉडिफाइड एलिफेंट का जिक्र कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का बड़ा चैलेंज है कि आज की डेट में इस प्रकार की हैकिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये मॉडिफाइड एलिफेंट है क्या और पूरा मुद्दा क्या है? तो मॉडिफाइड एलिफेंट ऑपरेटर जो है वो इन्फेक्ट करते हैं अपने टारगेट्स को स्पीयर फिशिंग ईमेल्स के जरिए। पॉइंट टू बी नोटेड, स्पीयर फिशिंग ईमेल, ये पूछा जा सकता है आपसे। स्पीयर फिशिंग क्या है? तो फिशिंग के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी होगी। फिशिंग फिशिंग तो फिशिंग क्या होता है? कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक लिंक आती है, आप उस लिंक को क्लिक करते हो और वो आपके सामने एक फेसबुक ओपन हो जाता है। फेसबुक में यूजर नेम और आईडी जो है वो आपसे मांगा जाता है। आप अपना यूजर नेम और आईडी डालते हैं और फिर होता कुछ नहीं है, लिखा आता है कि सर्वर डाउन, बाद में ट्राई करना। तो आप वहां से हट जाते हो। बट आपने जैसे ही अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो डाला, तुरंत जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला गया। तो हैकर क्या करते हैं? इस प्रकार की फर्जी सेम दिखने वाली वेबसाइट जो है वो तैयार करते हैं, बनाते हैं लोगों की जो होता है ना कि जो क्रेडेंशियल्स वगैरह लेने के लिए, यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो लेने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो ऐसी चीज हम लोग को फिशिंग में देखने को मिलती है। और स्पीयर फिशिंग क्या है? तो ये ईमेल्स मेरे पास भी आते हैं रेगुलर बेसिस पर। मेरे पास तो अभी पड़े होंगे कुछ नहीं तो ये मान के चलिए कि 50 ईमेल मेरे पास अपने इनबॉक्स पे या डिलीटेड आइटम्स पे पड़े होंगे। 50 से ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ आपको। मेरे पास रेगुलरली आते हैं ईमेल्स। मेरे पास ईमेल किस तरीके से आते हैं? आप देखो, मेरा जो बिज़नेस है वो किसके ऊपर जो है वो आधारित है, मीडिया के ऊपर जो है वो आधारित है। तो मेरे पास आते हैं कि हम आपको जो है वो इतने हज़ार रुपए का जो है वो दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, $1000 का। जैसे मेरे पास आता है कि अभी $4000 का ये एक ऑफर दे रहे थे कि आप हमारी वेबसाइट को जो है वो प्रमोट करिए, आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। तो ऐसे ईमेल्स आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। एंड आई टू नो अंडरस्टैंड कि यार कोई व्यक्ति देखो, एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट दिखाकर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये समझ लेना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कैपेबिलिटी से ज्यादा बड़ा अमाउंट अगर कोई देने की आपसे बात करे, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो फ्रॉड है। तुरंत, एट अ पॉइंट, एट अ टाइम, आपको समझना ही है, क्योंकि ये एक इशारा होता है। और ये लोग, कई बार लोग समझते नहीं है, लोग जो है वो बहकावे में आ जाते हैं। यार आप मुझे खुद समझो कि आज की डेट में, जैसे कि मैं आप लोग की अगर बात करूं, तो आपको अगर 4 घंटे पार्ट टाइम जॉब करनी, मैं ये नहीं कहता कि पैसे जो है वो जॉब वगैरह में कम है या ज्यादा है। अगर आपको कोई 4 घंटे जॉब करने के लिए एकदम से बोले कि मैं आपको जो है वो, आपको कुछ नहीं करना है, बैठकर सिर्फ एसएमएस भेजना है 4 घंटे तक, और आपको कोई जो है वो जैसे महीने की जो है वो बोले कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा या 1 लाख रुपए दूंगा या 50,000 भी बोल रहा हूं मैं आपसे, मना कर देना, बोलना भाई नहीं करना काम। लोग अट्रैक्ट होते हैं, फँसते हैं। फिर सामने वाला फिर आपसे जो है वो कुछ पैसे मँगवाता है, बोलता है कि इस काम को करने के लिए आपके पास टूल्स आएँगे, आप भेज दो हमारे पास ₹2000। आपने भेज दिए ₹2000, गया खत्म, फिर वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, बंद हो गया, उसका तो काम हो गया। 2000 तो छोटी रकम मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कई बार लोगों के पास 20-20 लाख रुपए की लॉटरी खुलती है, उनसे जो है वो माँगे जाते हैं ₹20,000 कि आपको जो है वो जमा कराने पड़ेंगे, वापस आ जाएँगे। और आपने देखे होंगे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की से अगर आपको कोई लुभाने की, फँसाने की कोशिश करे, तो बिल्कुल मत फँसना। तो स्पीयर फिशिंग ये टॉपिक है हमारा। ये चीज ध्यान में रखना है, स्पीयर फिशिंग क्या है? ये प्रैक्टिस है ईमेल्स भेजने की। ईमेल जिस व्यक्ति को भेजा जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो ईमेल जो है वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, बट वो ऐसा होता नहीं है। उस ईमेल के अंदर कुछ मालवेयर होते हैं। जैसे कि मैं अपने ही आपसे बात कर रहा था कि मेरे पास जो ऑफर्स आते हैं, तो ऑफर के बाद उनका दूसरा ईमेल, जैसे मैंने ऑफर का अगर रिप्लाई किया, जैसे एक टाइम पहले जो है वो मेरे पास एक ऑफर आया था $1200 का। तो मैंने बोला कि सेंड मी द डिटेल्स, तो उन्होंने एक ज़िप फाइल भेज दी और ज़िप फाइल को मैंने ओपन नहीं किया, बिकॉज़ आई नो कि जैसे ही मैं ये ज़िप फाइल को ओपन करूँगा, एक अननोन चीज़ मेरे डिवाइस पर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो ज़िप फाइल वगैरह सब आपको समझना है। आपको वेबसाइट को देखकर समझना है कि कौन-सी ऑथेंटिकेटेड है, कौन-सी नहीं है, राइट? तो वो सब चीज़ें रहती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें, वो आप धीरे-धीरे करके समझोगे। और पहली बात तो जिसको आप जानते नहीं हो, उस जगह पर आपको क्लिक करना ही नहीं है।
कोई अगर आपको अननोन व्यक्ति कुछ ईमेल वो भेज रहा है, कोई लिंक भेज रहा है, तो उसको आपको क्लिक करना ही नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि आज की डेट में इतनी बुरी चीजें जो है वो हो चुकी हैं कि फंसने फंसाने का माहौल तो चल ही रहा है आज की डेट में। ये पूरा काम कैसे करता है स्पीयर, ये फिशिंग, स्पीयर फिशिंग जो है वो इस प्रकार से काम करती है ईमेल के माध्यम से, राइट। इसमें हम लोग को नेट वायर और डार्क कॉमेट देखने को मिलते हैं। दो दो पब्लिकली अवेलेबल रिमोट एक्सेस ट्रोजन है। मतलब इस ट्रोजन का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन का एक्सेस या डिवाइस का एक्सेस मिल सकता है, राइट। तो ये मालवियर फैमिली जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसे मॉडिफाइड एलिफेंट जो है वो डिप्लॉय कर रही है, मतलब कि नेटवेयर डार्क कॉमेट के जरिए लोगों की डिवाइस जो है उसको अपने कंट्रोल में जो है वो कर रही है, ये मॉडिफाइड एलिफेंट, राइट। और विक्टिम्स को जो है वो मालवियर जो है वो भेजे जा रहे हैं, उनके एंड्रॉइड मालवियर, उनके एंड्रॉइड को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए गाइस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मालवेयर, ट्रोजन, वायरस और वॉर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। तो मालवेयर की बात करें गाइस, तो ये मालवेयर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जिससे कि वो अनवांटेड इलीगल एक्ट को परफॉर्म कर सके कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस इंटेंट के साथ हो, यानी कि दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस आधार पर होता है कि कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट, कैसे इसे परफॉर्म किया जा रहा है, उस आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे ये स्प्रेड होता है, फैलता है, कैसे ये काम करता है, राइट। तो उस आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वायरस की, तो a program that can infect other programs by modifying them to include a possible evolved copy of itself। वायरस में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर चीज को, वायरस कंप्यूटर के अंदर आया, उसने एक फाइल को इन्फेक्ट किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो लगातार बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो ये होता है वायरस कि वो प्रोग्राम को हार्म कर देता है, खराब कर देता है। बोलते हैं ना कि अरे यार फोन में वायरस आ गया, मतलब कि अब फोन आपका ऑपरेट करना बंद करेगा, स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज इसकी होने लगती है। वॉर्म्स की बात करें, डिसिमिनेटेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, अनलाइक वायरस। ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम, वायरस तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से उसको जो है वो ला सकते हैं या दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है, कि एक प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम पे डालकर दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया, दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स, राइट। उसको मॉडिफाई करके वो इन्फेक्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब कि वो यूज में ना आए। वॉर्म्स में ऐसा नहीं है। वॉर्म्स क्या करता है, ये वॉर्म्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जाता है वायरस के विरुद्ध। ये कंप्यूटर वॉर्म जो होते हैं ये मलाशियस प्रोग्राम होते हैं। ये क्या करते हैं, कॉपी हो जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कॉपी होते हैं, राइट। देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखो आप, अगर वॉर्म कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा तो वो ये मान के चलिए जैसे कंप्यूटर की डी ड्राइव है, राइट, या सी ड्राइव है, या पूरा कंप्यूटर है, ये पूरे के पूरी की फाइल्स को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे ले आएगा, फिर कॉपी करके तीसरे कंप्यूटर पे ले आएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर में ये फाइलें कॉपी करता है, रादर देन इनफिल्ट्रेटिंग लेजिटिमेट फाइल, कि अटैकर को जिस एक्चुअल फाइल की आवश्यकता है उसकी जगह वो पूरी की पूरी फाइल्स को उठाकर ट्रांसफर कर देता है। तो ये बेसिकली एक इसका डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रोजन की बात करें, ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स, ये कई बार आपने सुना होगा ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो ये प्रोग्राम, कई बार इसको वायरस भी बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, ये क्या करता है, कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देता है। ट्रोजन का उपयोग किया जाता है बैकडोर्स को क्रिएट करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सिक्योर नेटवर्क पे आउटसाइड एक्सेस प्रोवाइड कराता है। यानी कि देखिए आपने कंप्यूटर में कई बार सुना होगा, अगर आप ज्यादा यूज करते हो कंप्यूटर को, फायरवॉल सिक्योरिटी करके, ये वाली चीज आपने सुनी होगी। तो ये कंप्यूटर का एक प्रकार का ऐसी चीज होती है कि ये कंप्यूटर जो है वो अंदर है और ये फायरवॉल है कि इसके अंदर सिर्फ वही फाइल्स आएंगी जो लेजिटिमेट होंगी, राइट, यानी कि जिसको अलाउ करेगा सिस्टम, जिसपे सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की फाइल ले सकते हो या लेजिटिमेट फाइल जो एक्चुअल मतलब की रिलायबल फाइल है, तो वही जो है वो एंटर होंगी। उसके अलावा अगर कोई और दूसरी फाइल होगी तो ये आने नहीं देगा। तो ये क्या होता है कि ये वाले जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये कंप्यूटर के बैकडोर से एंटर करते हैं, राइट, कि मतलब ये मान के चलो कि कंप्यूटर को कंफ्यूज करके वो फाइल को एंटर कर दिया जाता है और एंटर करने के बाद उसके जो नेटवर्क होता है उसको हार्म कर देता है, खराब कर देता है, तोड़ देता है सिक्योरिटी नेटवर्क को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हैकर अक्सर जो है ये करते हैं एक सिक्योर नेटवर्क में एंटर होने के लिए। अब फिर एक और चीज होती है होएक्स।
तो होआक्स की बात करें, एक ईमेल होता है, ये वार्न करता है एक यूजर को कि अरे आपके तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत वायरस आ गए। तो ये नकली में आपको जो है वो बोलता है कि आप इसे क्लिक करें। जैसे होता होगा, आपने कुछ वेबसाइट पे गए होंगे, आपको उस वेबसाइट पर लिखा हुआ आता होगा कि आपका कंप्यूटर खतरे में है या आपकी कंप्यूटर की स्पेस जो है वो कम हो गई है, ऐसा ऐसा पॉपअप होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी काफी सारी चीजें, सॉफ्टवेयर आपको बिना पता लगे, राइट। और इवन कई बार आपको प्रमोट भी करेगा वो कि आप डाउनलोड करें, राइट, अपने सिस्टम को जो है वो सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। बट इसका उल्टा ही हो जाएगा, आपका सिस्टम जो होगा उसकी पूरी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह होंगी वो खराब हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, राइट। या कई बार जो है वो लॉक लग जाता है कंप्यूटर पे, राइट। फिर हैकर आपको कॉल करके बोलता है कि इतने बिटकॉइंस ट्रांसफर करो, तो आपका लॉक जो है वो खोला जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पाईवेयर इसी प्रकार की चीज है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो आता है, ये सिस्टम के अंदर एंटर होता है, फिर मॉनिटरिंग करता है कि पूरी एक्टिविटी जो भी उस सिस्टम के अंदर है, ईमेल्स वगैरह को मॉनिटर करता है, ईमेल्स के थ्रू भी आता है कई बार ये, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, और काफी सारे कंप्यूटर्स में, पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स को ये इन्फेक्ट किया हुआ है। तो ये चीजें गाइस, पूरा ओवरऑल टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। जियो प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड करा रहा है सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस। ये जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जियो ने एक जॉइंट वेंचर जो है वो बनाया है लक्समबर्ग बेस्ड एसईएस के साथ। एसईएस जो है वो एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी हम लोग को लक्समबर्ग की देखने को मिलती है। तो लक्समबर्ग की एक कंपनी के साथ जियो ने जो है वो जॉइंट वेंचर किया है, और इस जॉइंट वेंचर के जरिए सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस जियो पूरे इंडिया में प्रोवाइड कराएगा। ये जॉइंट वेंचर जो है, इसके माध्यम से मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा, जिसके अंदर जीईओ यानी कि जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट और एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन शामिल है, जो कि मल्टी गीगाबिट लिंक्स और कैपेसिटी जिनकी हम लोग को देखने को मिलती है इंटरप्राइजेस को, मोबाइल बैकहॉल को। मोबाइल बैकहॉल, स्पेशली बैकहॉल की बात करें तो ये नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है, हिरार्कियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है ये, और कुछ नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क। तो मतलब कुल मिलाकर सिंपल तरीके से जो मोबाइल की नेटवर्क कंपनीज हैं और जो दूसरी इंटरप्राइजेस हैं, जो रिटेल कस्टमर्स वाली जो सर्विस हम लोग को देखने को मिलती है, जो कंपनीज जो है वो प्रोवाइड कराती हैं, तो इंडिया के अंदर ये पूरी चीजों को, जो कि नेटवर्क बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको डिलीवर, उनको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने के लिए जीईओ और एमईओ सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन जो है वो काम करते हैं। बस सिंपल सी चीज एक आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि जीईओ और एमईओ जो है, ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन जो, और इवन एलईओ भी जो होता है, लो अर्थ ऑर्बिट वाले जो होते हैं, तो इनके पास जो है वो कैपेबिलिटी होती है कि ये इंडिया के अंदर या किसी एरिया पर जहां पर ये सैटेलाइट बेस्ड है, तो वहां पर ये नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, कराने के लिए केपेबल होते हैं, राइट। तो जियो जो है वो अब क्या करेगा, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराएगा सैटेलाइट के ऊपर आधारित। तो ये सैटेलाइट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए अभी जियो ने ज्वाइंट वेंचर किया है, और इसमें जीईओ और एमईओ सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन इन्वॉल्व है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, जीईओ और एमईओ। और किस प्रकार से ये स्टारलिंक और वन वेब से डिफरेंट है, तो आपको बता दें, एसईएस जो है वो प्राइमरली जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलती है कि ये सैटेलाइट्स है जीईओ और एमईओ में। तो एसईएस यानी कि इस कंपनी की, लक्समबर्ग कंपनी की जो सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो जीईओ और एमईओ पर है, मतलब कि हायर ऑर्बिट्स पर हम लोग को देखने को मिल रही है। बट इलॉन मस्क की स्टारलिंक और भारती ग्रुप का जो वन वेब है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, एलईओ में है। अब आप मुझे एक चीज ये समझाओ, खुद ही समझाना, ठीक है। एक चीज, ऊपर जो चीज होती है उसका कवरेज ज्यादा होता है, या नीचे जो चीज होती है उसका कवरेज ज्यादा होता है? या फिर और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो आप एक टॉर्च लीजिए, अपने टॉर्च को जो है वो दीवार के सामने बिल्कुल पास में जाकर जलाइए। तो आप जब पास में जाकर जलाएंगे तो ज्यादा एरिया पे वो लाइट कैप्चर करेगी, या फिर आप थोड़ा थोड़ा दूर जाते आएंगे तो एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा? बताइए। दूर जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। तो आप जब ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल, और भी तरीके से मैं आपको जो है वो समझाऊं, जब आप सामने खड़े होकर चीजों को देखते हो तो आपका विजन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट आप और पीछे पीछे चले जाते हो तो विजन और बड़ा होता है। जैसे थिएटर में जाते हैं ना हम लोग, थिएटर में पीछे की टिकट महंगी क्यों होती है? क्योंकि आप अच्छे से तरीके से जो है वो थिएटर में पूरी चीज को जो है वो उसका विजन आपका अच्छे से आप देख सको, है ना। पीछे की सीट, जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि अरे यार पीछे बैठा रहे हैं, और क्योंकि जनरली हमारी क्या रहता है कि आगे खड़े होना है, सबसे आगे जाना है, सबसे आगे जाके बैठना है। तो वो रहता था, मैं पापा से लड़ता था, मैंने कहा पीछे क्यों बैठा रहे हो, ये सस्ती सीट है पीछे वाली। पापा बोलते अरे सस्ती नहीं है, महंगी सीट है यार पीछे वाली। तो मैंने कहा तो गड़बड़ है, ये तो गलत है, राइट। तो वो चीज है। तो जो एरिया होता है, जो कवरेज एरिया जो होता है,
जो जो डिवाइस दूर रहेगी उसका कवरेज एरिया ज्यादा होगा। तो जीईओ और जीईओ और एमईओ, इनका जो कवरेज एरिया जो होता है वो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये हायर ऑर्बिट पर है, दूर हम लोग को देखने को मिलती है। तो जीईओ सैटेलाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग को नजर आती है, और एमईओ और एलईओ जो है, एमईओ की अगर हम बात करें तो ये 5,000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और एलईओ मात्र 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इलॉन मस्क की स्टारलिंक और भारती ग्रुप की वनवेब, ये एलईओ पर, लो अर्थ ऑर्बिट पर ऑपरेट करती है, मतलब इनका कवरेज एरिया जो है वो कम है, और जीईओ का कवरेज और एमईओ का कवरेज एरिया ज्यादा है। राइट, तो ये बात समझ में आ गई कि क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो जियो की जो डील हम लोग को नजर आ रही है, रिलायंस जियो की डील, वो सबसे बेस्ट होने वाली है क्योंकि इसका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा होगा। राइट, और जो एल्टीट्यूड जो होता है, ऊंचाई जो होती है सैटेलाइट्स की, उपग्रहों की जो ऊंचाई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है धरती में जितना एरिया कवर हो रहा है उससे। राइट, इसलिए जितनी सैटेलाइट ऊपर होंगी, हाई होंगी, उतना ज्यादा एरिया वो जो है वो कवर करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। तो जीईओ, एमईओ और एलईओ सैटेलाइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो कवरेज का डिफरेंस, जीईओ सैटेलाइट जो है वो लार्जर कवरेज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, प्रोवाइड कराती है, ज्यादा एरिया को कवर करती है। मात्र 3 ही जीईओ सैटेलाइट जो है वो पूरी की पूरी धरती को कवर कर लेती है। मात्र 3 सैटेलाइट से आप पूरी धरती को कवर कर सकते हो। और एलईओ सैटेलाइट हम लोग को हंड्रेड्स ऑफ देखने को मिलती है, भारी मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि छोटा एरिया ये कवर करती है ना। और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एलईओ सैटेलाइट जो होती है वो छोटी होती है, सस्ती होती है, एज कंपेयर टू जीईओ और एमईओ से। बट एलईओ बेस्ड सैटेलाइट के पास रिस्क हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि रिसेंट स्टारलिंक का इंसिडेंट एक सामने आया था। स्पेस एक्स की सैटेलाइट जो है वो अभी हम लोग को देखने को मिला था कि वो ऑर्बिट से जो है वो बाहर हो गई थी बिकॉज ऑफ सोलार फ्लेयर। राइट, सोलार फ्लेयर के कारण। राइट, और एलईओ सैटेलाइट्स का क्रिटिसिज्म भी हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे आज की डेट में जो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कंट्री से कंपनीज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। आज की डेट में कंपनी जो है वो अपनी खुद की सैटेलाइट जो है वो अपनी खुद के प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है। अब आपको नहीं पता कि वो कंपनी जो है वो कौन चला रही है, उस कंपनी के ऊपर किस कंट्री के स्टेक्स है। राइट, तो इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट कि कोई, मतलब कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी के माध्यम से जो है वो अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल करा सकती है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपका चाइना का दूं, हुआवे करके कंपनी, आपको पता होगा हुआवे। हुआवे कंपनी जो है, उस पर मेजर स्टेक जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के है। जिस समय 5G प्लान की सिर्फ बातचीत चल रही थी, जिस जिस समय 5G प्लान को लेकर कंट्री जो है वो अपना ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर रही थी, उस समय हुआवे के पास 5G के पूरे डिवाइसेस अवेलेबल थे। हुआवे ने क्लियरली बोल दिया था कि आप तो हमें ऑर्डर दो, हम आपके पास आकर 5G के जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं तुरंत आके। बट फिर भी सभी कंट्रीज ने हुआवे की सर्विस लेने से मना कर दिया, बिकॉज एवरी कंट्रीज नो कि ये चाइना का स्टेक है हुआवे में, और चाइना जो है वो हुआवे के जरिए क्या करेगी, स्पाई करेगी, निगरानी रखेगी। राइट, तो दिस वाज द इशू दैट यू गाइस नो अबाउट इट, है ना। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ऐसे ही आज की डेट में कंपनीज के पास जो होते हैं, आपको नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो स्टेक्स है वो किस कंट्री के हैं, यू डोंट नो। राइट, तो इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री जो है वो कंपनी के जरिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो बना सकती है या फुलफिल कर सकती है। तो दीज आर सम इश्यूज जो कि आज की डेट में उभर कर आ रहे हैं सैटेलाइट्स के मामले में। राइट, ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो हो गई है, और इसलिए काफी सारी जो कंपनीज वगैरह जो है इस प्रकार की, तो उनको लाइसेंस भी नहीं मिल पाता इसी चीज के डर के कारण कि उसकी स्टेक्स जो है वो किसके पास है। राइट, और डायरेक्टली पता भी नहीं लग पाता कई केसेस में इसकी स्टेक जो है वो किसके पास है। कई बार होता है ना कि जैसे आपको पता होगा कि बेनामी जमीन वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है कि भाई जमीन जो है वो किसी और की है और किसी और के नाम पे है। तो स्टेक्स के केस में भी ऐसा हो सकता है कि फॉर्मली किसी और के नाम पे आपने कर दिया दिखावे के लिए, बट काम जो है वो पीछे से कुछ और हो रहा है। तो वो ट्रस्ट फैक्टर एक हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। राइट, और सैटेलाइट जो है वो ट्रैवल करती है लोअर ऑर्बिट पर, कम ऑर्बिट पर। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सैटेलाइट्स उसके ऊपर होती है, हायर ऑर्बिट पर होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को लोअर ऑर्बिट वाली सैटेलाइट इंटरप्ट करती है। तो ये भी एक चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। और स्पेस जंग का, स्पेस में मलबे का चैलेंज तो आपको ऑलरेडी पता है कि आज की डेट में स्पेस जंग की प्रॉब्लम, स्पेस में मौजूद जो मलबा है उसकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। मतलब कि ये जो सैटेलाइट जो पुरानी हो जाती है, टूटता जाती है, तो उनके पार्ट्स कितने ज्यादा हम लोग को भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जो कि रिस्की
होते हैं कि वो दूसरी सैटेलाइट से अगर टकरा जाए तो एक लाइव सैटेलाइट यानी कि सही सही सैटेलाइट, चलती हुई सैटेलाइट को ये खराब कर सकता है ना? तो ये भी एक इशू, ये भी एक चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। हेलियोसॉर्म और मूस मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हेलियोसॉर्म और मूस मिशन जो है वो किसका है, तो नासा आप ध्यान में रखना। नासा ने सेलेक्ट किए हैं 2 साइंस मिशन, म्यूस मल्टी स्लिट सोलार एक्सप्लोरर और हेलियोसॉर्म, ये 2 मिशन किसके, नासा के हैं। इन 2 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंप्रूव करना हमारी अंडरस्टैंडिंग सन की डायनेमिक्स से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, सूर्य और धरती के बीच में क्या कनेक्शन है उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, और आज की डेट में स्पेस का एनवायरनमेंट जो लगातार चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड हमारी समझ को बढ़ाना। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव इन दोनों मिशन के हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये मिशन जो है वो यूनिवर्स पर हमारी और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराएगा, हम और गहराई से यूनिवर्स को समझ सकेंगे, हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिल सकेगी कि जिसके तहत हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, कम्युनिकेशन सिग्नल्स जैसे कि जीपीएस को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। कई बार सोलार फ्लेयर्स के कारण जो है वो बहुत इंसिडेंट्स देखने को मिलता है। अभी रिसेंट पास्ट में ही हम लोग को देखने को मिला था कि सोलार फ्लेयर के कारण इलॉन मस्क की काफी सारी सैटेलाइट जो है वो खराब हो गई थी, राइट? वो जो है वो हट गई थी और मतलब खराब हो चुकी थी, मतलब कुल मिला के जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था इस चीज के बारे में, राइट? तो ये सब जो इश्यूज आज की डेट में, इन इश्यूज को समझने के लिए नासा की ये 2 मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूज मिशन से, म्यूज के बारे में जानते हैं। तो ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को, यानी कि हेल्प करेगा साइंटिस्ट को, एमयूएसई मिशन, म्यूज मिशन। तो ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को किस चीज के लिए, जो सूर्य का जो कोरोना है वो किस प्रकार से हीट करता है, उसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे वो गर्म होता है, कैसे सूर्य का जो आउटर मोस्ट रीजन जो है वहां से हम लोग को इरप्शन देखने को मिलता है, वहां से हम लोग को सोलार स्ट्रॉम, सोलार विंड्स हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यही यही क्षेत्र है सूर्य का आउटर मोस्ट लेयर वाला क्षेत्र जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, और कोरोना से ही हम लोग को नजर आता है कि सोलार फ्लेयर, सोलार विंड जो है वो ओरिजिनेट होती है, और यही एक जगह है जो कि स्पेस वेदर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। स्पेस वेदर में जो चेंजेस आते हैं वो इसी इरप्शन के कारण हम लोग को मेनली नजर आते हैं, राइट? तो इस चीज को समझने के लिए एमयूएसई, म्यूज मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये मिशन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा कि सोलार एटमॉस्फेयर की जो फिजिक्स क्या है, पूरी ओवरऑल फिजिक्स उसकी, सोलार एटमॉस्फेयर की, उसको समझने में हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। इसमें पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर, किस पर्पस के लिए, सूर्य के एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए और हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेजेस ऑब्टेन करने के लिए, कि अच्छी इमेजेस हमें सूर्य से रिलेटेड मिले, अच्छी डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सूर्य से रिलेटेड हमें मिल सके, इसलिए इसमें पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं, राइट? तो ये एमयूएसई, म्यूज मिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक सी डिटेल थी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हेलियोसॉर्म के बारे में बात करें तो हेलियोसॉर्म मिशन जो है वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिलेशन है या फिर ग्रुप। स्वाम हम लोग को 9 स्पेसक्राफ्ट का देखने को मिलता है, तो 9 स्पेसक्राफ्ट का ये एक समूह है, एक ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा अ, पहला मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट्स कंडक्ट करेगा। मतलब कुल मिलाकर ये मेजरमेंट्स करने के लिए बनाया गया है कि किस प्रकार से सोलार विंड, जिसे हम लोग सोलार विंड टर्बुलेंस के नाम से भी जो है वो जानते हैं, जिसमें जो मोशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होती है। आपको शायद याद आ रहा होगा, पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था इस चीज के बारे में कि जब भी सोलार विंड जो आती है तो वो धरती की मैग्नेटिक, जो हमारी जो धरती है, अर्थ है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब करती है। और जब उसको डिस्टर्ब करती है तो कई केस में शायद आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस भी किया था ऑरोरास, ऑरोरास वगैरह या नदर्न लाइट और सदर्न लाइट भी कई केसेस में हम लोग को इस डिस्टर्बेंस के कारण भी देखने को मिलती है। याद आ रहा है कुछ चीजें? ऑरोरास के बारे में, लाइट्स के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो वो सोलार विंड के कारण भी कई बार ये लाइट्स हम लोग को नजर आती है ना? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। तो मैं रिपीट करता हूं, हेलियो हेलियोस्वाम मिशन जो है वो क्या है, वो 9 स्पेसक्राफ्ट का एक कॉन्स्टिलेशन है, एक ग्रुप है। 9 स्पेसक्राफ्ट का एक समूह हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सोलार विंड, जिसे हम लोग कई बार सोलार विंड टर्बुलेंस के नाम से भी जो है वो जानते हैं, जब स्ट्रॉम आता है, तूफान आता है, तो वो किस प्रकार से हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है,
और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस प्रकार से डैमेज होती है उस सोलार विंड के कारण। तो इसी प्रॉपर्टी को समझने के लिए ये मिशन हेलियोस्टॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। सूर्य का आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर जो है हेलियोस्फीयर, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एक तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा रीजन हम लोग को देखने को मिलता है और यहीं से ही सोलार विंड जो है वो फैलती है, स्प्रेड होती है, क्योंकि यहीं पर ही कोरोना है इस क्षेत्र में और यहां से सोलार विंड जो है वो फैलती है, राइट। और सोलार विंड जो है वो क्या करती है, वो इंटरैक्ट करती है हमारे मैग्नेटोस्फीयर के साथ और डिसरप्ट करती है बहुत सारी चीजों को। जैसे कि आपको पता होगा कि इवन ये सोलार विंड तो आप जानते ही हैं कि सैटेलाइट्स वगैरह को भी खराब करती ही है और साथ ही साथ हमारी धरती की मेन ऑब्जेक्टिव है हेलियोस्वार्म का कि हमारी धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रही है, डैमेज कर रही है, क्या चेंजेस लेकर आ रही है, उसको स्टडी करना, उसको समझना। तो ये दो मिशन हम लोग को नासा के देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। EOS-4 की लॉन्चिंग हो गई है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये हम लोग को देखने को मिल रही है। इसरो की पहली सैटेलाइट है ये जिसकी लॉन्चिंग हुई है 2022 में। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 को। दो और सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, इंस्पायर सैट 1 और INS-2TD, और ये PSLV पर जो है वो लॉन्च की गई है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर। इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से, और इसरो का पहला लॉन्च ये 2022 का हमें देखने को मिल रहा है। पहला मिशन ये GSLV F10 मिशन जो फेल हुआ था अगस्त 2021 में, उसके बाद ये पहला मिशन है और पहला मिशन हम लोग को स्पेस एजेंसी का, इसरो का देखने को मिल रहा है एस सोमनाथ जी की चेयरमैनशिप के अंडर। हमारे नए चेयरमैन जो हम लोग को नजर आ रहे हैं इसरो के, उनके अंडर ये पहला स्पेस मिशन है, राइट, मतलब कि सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन हम लोग को नजर आ रहा है। और 3 सैटेलाइट्स जो है जो सक्सेसफुली सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पर जो है वो इंजेक्ट कर दी गई है। 529 किलोमीटर पर जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है वहां पर ये तीनों की तीनों सैटेलाइट जो है वो प्लेस कर दी गई है। और सबसे पहले मैं आपको EOS-04 के बारे में बताऊं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नाम से समझ में आ जाना चाहिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन, धरती को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट है। इसमें रडार इमेजिंग, ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये इमेजेस जो है वो कैप्चर करेगी धरती की, हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो ऑल वेदर कंडीशंस में प्रोवाइड कराएगी। ये इमेजेस कैप्चर करेगी एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, फ्लड मैपिंग करेगी, कहाँ पर बाढ़ आती है उसके बारे में बताएगी, सॉइल कहाँ के मॉइस्चर के बारे में, सॉइल की नमी के बारे में, मिट्टी की नमी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, हाइड्रोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इस सैटेलाइट का जो मिशन, मतलब पूरा ओवरऑल मिशन जो है, उसकी लाइफ जो है वो 10 साल की हम लोग को देखने को मिल रही है। तो EOS-04 10 साल के लिए ऑपरेट करेगी। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और एडवांटेजेस हम लोग को रडार इमेजिंग के जो है वो क्या देखने को मिलते हैं ओवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लगते हैं इमेजेस कैप्चर करने के लिए अगेन, तो बट उसकी जगह रडार इमेजिंग क्यों लगाई जाती है, तो आज की डेट में रडार इमेजिंग इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इस प्रकार का जो जो टेक्नोलॉजी है या इंस्ट्रूमेंट जो है, ये किसी भी वेदर, चाहे वो वेदर क्लाउडी हो, फॉगी हो, किसी भी टाइप का वेदर हो, चाहे सनलाइट हो या ना हो, ये बहुत अच्छी इमेजेस जो है वो, हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस करता है सभी कंडीशन में, सभी समय पर, राइट। तो इसलिए आज की डेट में रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी का या इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है EOS-04 से रिलेटेड। अब हम INS-2DT के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है जो कि हेल्प करेगा असेसमेंट करने के लिए लैंड और वाटर सरफेस टेम्परेचर को, कि पानी पर टेम्परेचर कितना है और लैंड पर टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा वेजिटेशन की मैपिंग भी करेगा, वनस्पतियों की मानचित्रण भी करेगा, पता लगाएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी जगह पर हम लोग को जो प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर क्रॉप्स जो है वो उगाए जा सकते हैं, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जहां पर आप क्रॉप्स उगा सकते हो। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराएगा, राइट। और इंस्पायर सैट 1 सैटेलाइट की हम बात करेंगे तो ये सैटेलाइट के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आयनोस्फीयर की डायनेमिक्स को स्टडी करने में हेल्प करेंगे और सूर्य का कोरोनल हीटिंग प्रोसेस जो है, यानी कि कोरोना किस प्रकार से हीट होता है, तो उस पूरी चीज को स्टडी करने के लिए इंस्पायर सैट 1 सैटेलाइट जो है वो लाई गई है। और इसके अलावा PSLV और GSLV में डिफरेंस की बात की जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंदर के बीच में क्या डिफरेंस है। सिंपल सी चीज बस एक आप ध्यान में रखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में मतलब सैटेलाइट को जो है वो छोड़ के आती है लो अर्थ ऑर्बिट में। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होती है वो हैवियर सैटेलाइट लॉन्च करती है और वो भी कहां पर,
हम लोग को देखने को मिलता है हायर, मतलब और ऊपर हाई ऑर्बिट पर जो है वो छोड़कर आती है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बस सिंपल सी। और इंडिया की आज की डेट में 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हम लोग को देखने को मिलती है, जिनमें से 21 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और 21 कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट है। और ईओएस 4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4 जो लॉन्च हुआ है अभी, तो ये 54 फ्लाइट हम लोग को पीएसएलवी रॉकेट की देखने को मिलती है और 23वीं मोस्ट पावरफुल एक्सएल वर्जन की का लॉन्च ही हम लोग को नजर आया, यानी कि मोस्ट पावरफुल एक्सएल वर्जन का लॉन्च है। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ईओएस 04 के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।